शंभू की पत्नी शांति गर्भवती थी। तब शंभू उसे लेकर एक साधु महाराज के पास गया। प्रणाम महाराज, मेरी पत्नी गर्भवती है, आप पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। जो हो ही नहीं सकता वो आशीर्वाद मैं तुम्हें कैसे दूं बेटा? क्या इसका मतलब मुझे पुत्री होगी? हाँ बिल्कुल, अद्भुत और विलक्षण कन्या जिसके शरीर में जादुई शक्ति होगी। अरे बाप रे, जादुई शक्ति! अब तुम दोनों उस अद्भुत बच्ची के आगमन की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शंभू और शांति ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपने घर चले गए। उस दिन से शंभू सोचने लगा कि उसकी बेटी में क्या अद्भुत जादुई शक्ति होगी। शांति, हमारी बेटी कौन सा जादू कर पाएगी? शायद वो उड़ सके। नहीं, मुझे लगता है वो पानी पे चल सकती होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आग उगल सकती हो। पता नहीं क्या होगा, अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी से जल्दी हमारी बेटी इस दुनिया में आ जाए बस। हाँ, उसके आने के बाद हमें समझ आ ही जाएगा। वो भी है। अब शंभू और शांति बेसब्री से अपनी बेटी के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे। 2 महीने बाद उनके घर बच्ची की किलकारी गूंजने लगी। बच्ची दिखने में आम थी, पर उसके मुख पर अद्भुत तेज था। हमारी अद्भुत बेटी। हाँ, पर इसमें अद्भुत क्या है? शांति ने बच्ची को अलट पलट के देखा। सब कुछ सामान्य बच्ची की तरह था। मुझे तो कुछ भी जादुई नहीं दिख रहा। हो सकता है कि इसके अंदर कोई शक्ति हो और थोड़े समय बाद हमें पता चले। हाँ, साधु महाराज ने कहा है तो कुछ न कुछ जरूर होगा। बिल्कुल। खैर, समय बीतता रहा और शंभू और शांति अब तक उस जादुई शक्ति की खोज में थे। उनकी मधु बिल्कुल आम बच्ची की तरह ही थी। मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटी में कोई जादुई शक्ति होगी। अगर होती तो अब तक हमको पता चल गया होता। हाँ, अब तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी है। मधु 5 साल की हो गई है। अब तक तो जादू का कोई न कोई संकेत तो जरूर दिख जाना चाहिए था। हाँ, लगता है साधु महाराज ने हमारा मन रखने के लिए वैसा बोला होगा। आपको लड़का चाहिए था ना, इसीलिए। हाँ, ऐसा ही होगा। छोड़ो। मधु के माता पिता ने मधु को एक आम बच्ची मान लिया था। मधु आम बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी। उसकी कई सहेलियां थी। सब कुछ सही था, पर एक बिल्लू था जिसे मधु बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बिल्लू अक्सर मधु को चिढ़ाया करता था। ओए बिल्लू के बच्चे, अगली बार तुझे देख लूंगी। मधु घर लौटकर अपने माँ से बिल्लू की शिकायत करने लगी। माँ, बिल्लू रोज मुझे परेशान करता है, चिढ़ाता है और तंग करता रहता है। तो बेटा, तुझे उससे दूर रहना चाहिए। तभी शंभू घर लौटा। नहीं मधु, तुम्हें तो उस बिल्लू को सबक सिखाना चाहिए। अगली बार वो तुम्हें सताए तो उसकी अच्छे से पिटाई करना, ताकि आगे से वो तुम्हें देखते ही दुम दबाकर भाग जाए। हाँ पापा, मैं ऐसा ही करूँगी। ये हुई ना बात। अरे पर कुछ नहीं, मधु शक्तिशाली है, वो किसी से क्यों डरे। बिल्कुल पापा। मधु के दिमाग में बैठ गया था कि अगली बार वो बिल्लू को सबक सिखाएगी। फिर कुछ दिनों बाद मधु अपनी एक सहेली के साथ खड़ी थी। तभी बिल्लू वहाँ आया और बिल्लू ने मधु के बाल खींचे। आउच! मजा आया। मधु का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने घूर के बिल्लू की ओर देखा और बस उस पर कूद पड़ी। मधु बिल्लू की छाती पर बैठ गई और अचानक उसके नाखून बड़े होने लगे। और जब मधु ने बिल्लू को मारा तो लंबे तेज नाखूनों की वजह से बिल्लू के मुंह से खून निकलने लग गया। मार दिया रे, मार दिया। खून देखकर मधु डर गई और अपने घर भाग निकली। मधु घर पर चुपचाप बैठ गई। मधु के लंबे नाखून फिर से पहले जैसे हो गए थे। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठी है? वो माँ। मधु अपनी माँ को बताने ही वाली थी कि तभी गायत्री वहाँ बिल्लू के साथ आ गई। ये देखो क्या हाल किया है तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे का।
बेचारे मेरे लाल का खून बहा दिया। शंभू भी घर पहुंचा। क्या हुआ? आप सब यहाँ? और ये बिल्लू को किस जानवर ने मारा? आपकी बेटी ने। क्या? शंभू ने बिल्लू के घाव देखे तो वो काफी गहरे थे। ये तो नाखूनों के निशान है। मेरी बेटी के तो नाखून है ही नहीं। शंभू ने सबको मधु का हाथ दिखाया। मधु के नाखून ना ही लंबे थे और ना ही तेज। तू सच बोल रहा है कि इसी लड़की ने मारा था? हाँ माँ। धत, झूठा कहीं का। चल चल यहाँ से। बिल्लू की माँ बिल्लू को खींचते हुए वापस ले गई और उनके जाने के बाद शंभू ने मधु से पूछा, मधु, क्या तूने बिल्लू को मारा? हाँ पापा, पर जब मैं उसे मार रही थी तो पता नहीं कैसे मेरे नाखून लंबे और तेज हो गए और उसका ये हाल हो गया और फिर वापस पहले जैसे हो गए। ये सुनते ही शंभू खुश हो गया। मतलब साधु महाराज ने जो कहा था वो सच था। हमारी बेटी के पास जादुई शक्तियाँ हैं। हे भगवान। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता क्यों खुश थे। बेटा, वो जादुई नाखून कैसे बाहर आए थे? मतलब कब? पता नहीं पापा, बस इतना याद है बिल्लू ने मेरे बाल खींचे और फिर मैं उसे मारने कूदी और मेरे नाखून लंबे हो गए। मतलब ये सब अपने आप होता है। शांति और शंभू खुश थे। इस बात को अब 15 साल बीत चुके थे। मधु अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। अब हमें मधु के ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक ओर शांति और शंभू बातें कर रहे थे और दूसरी ओर गांव में 3 लुटेरों ने हमला कर दिया। अरे भागो लुटेरे, लुटेरे, भागो भागो। गांव में भगदड़ मच गई थी। लोग यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए भाग रहे थे। हमें छुपना होगा। हाँ, सब गहने और महंगी चीजों के साथ। शंभू, शांति और मधु सारी चीजों के साथ घर के पीछे वाले कमरे में छुप गए। लुटेरे शंभू के घर में भी घुसे। यहाँ कोई नहीं है। लुटेरों ने कुछ चीजें यहाँ वहाँ फेंकी। अंदर छुपी शांति डर गई थी और उसके हाथ से कुछ नीचे गिर गया। लगता है वो लोग अंदर हैं। लुटेरों ने मिलकर स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ा और फिर उन्हें तीनों दिखे। एक लुटेरे ने शंभू को पकड़ लिया, दूसरे ने मधु को और तीसरे ने शांति को। हमसे छुपोगे हैं? लुटेरे उन्हें खींच के घर के बाहर ले आए। इस औरत के पास बहुत सोना है। लुटेरे ने शांति की सोने की चेन खींच ली और फिर शांति को धक्का दे दिया। शांति का माथा एक पत्थर से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा। खून देखते ही मधु का गुस्सा बढ़ने लगा। वो घूर के लुटेरे की ओर देखने लगी और बिना सोचे समझे मधु लुटेरे की ओर बढ़ गई। मधु के लंबे और तेज नाखून अपने आप बाहर आ गए और जैसे ही मधु ने लुटेरे पर वार किया तो उसके शरीर से खून बहने लगा। खून, खून, बचो, बचो। दोनों लुटेरे उसे बचाने दौड़े और मधु ने दोनों पर वार कर दिया। तीनों लुटेरे घायल थे। भागो यहाँ से। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग वहाँ से भाग निकले। मधु का गुस्सा शांत हुआ और उसके नाखून भी छोटे हो गए। वो अपनी माँ के पास दौड़ पड़ी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। लुटेरों के जाते ही गांव वाले बाहर आए और सबको मधु के जादुई नाखूनों का राज पता चल गया। आज आपकी बेटी की वजह से हमारा गांव बच गया। बिल्कुल अद्भुत है आपकी मधु। शांति और शंभू को अपनी बेटी की जादुई शक्ति पर यानी जादुई नाखूनों पर नाज था। उनकी बेटी अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली थी। जादुई नाखूनों ने आज एक पूरा गांव बचा लिया था।